नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर कई एग्जिट पोल की भविष्यवाणी कल शाम को सामने आ चुकी है। जहां गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की भविष्यवाणी की जा रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश को लेकर राय बटी हुई दिख रही है। इन्हीं एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे डाली हैं। हिमाचल प्रदेश में तो संभावित विधायकों की खेमाबंदी भी शुरू कर दी गई है, ताकि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो उनका शिकार होने से रोका जा सके। दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती गुरुवार को होनी है, तभी पता लगेगा कि एग्जिट पोल जो हैं वो हिट हुए हैं या फिर फ्लॉप हुए हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि एग्जिट पोल सही नतीजे के नजदीक पहुंच पाते हैं या नहीं। ऐसा कई बार हुआ है जब एग्जिट पोल बुरी तरह फ्लॉप भी हुए हैं। हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं कि कल जो एग्जिट पोल आए हैं उन्हें लेकर के क्या भविष्यवाणी की गई है और उसके बाद जो एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स आया है उससे क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं। इसमें यह दिख रहा है कि गुजरात में बीजेपी का बहुमत के साथ वापसी का अनुमान लगाया गया है। वहां पर आप जानते हैं कुल सीटें 182 हैं और बहुमत का आंकड़ा वहां पर 92 है। इसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है औसत के हिसाब से वो 132 सीटें बीजेपी को मिलने की बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस सिमट कर केवल 38 पर आ जाएगी और आम आदमी पार्टी के लिए 8 तथा अन्य के लिए 4 सीटों की भविष्यवाणी की जा रही है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। वहां पर एग्जिट पोल की राय एक जैसी नहीं है। कुछ एग्जिट पोल वहां पर बीजेपी को तो कुछ कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। तो वहां पर कुल सीटें 68 हैं और बहुमत का आंकड़ा विधानसभा में 35 का आंकड़ा बनता है। और वहां पर ये जो भविष्यवाणी की जा रही है उसके मुताबिक जो औसत बनता है उसमें बीजेपी के लिए 35 सीटें, यानी पिछली बार से 9 सीटें कम, और कांग्रेस की 30 सीटें, पिछली बार से 9 ज्यादा। और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। अन्य जो है उनको 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। तो ये कल के जो सारे एग्जिट पोल आए हैं उनके पोल ऑफ पोल्स ये उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जिट पोल जो है क्या वो पिटते भी हैं, क्या उनकी भविष्यवाणियां फ्लॉप भी होती हैं। ऐसा कई बार हुआ है। आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात ही कर लीजिए गुजरात की, उसमें तब बीजेपी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई थी। ये सबने कहा था कि बीजेपी जीतेगी और बड़ी जीत उनकी होगी, और ये तक कहा गया था कि बीजेपी को तब 112 से 116 सीटें मिल सकती है। लेकिन बीजेपी को मिली केवल 99 सीटें। सरकार उसी की बनी, जीत उसी की हुई। उस मामले में एग्जिट पोल सही थे, लेकिन जो सीटों की संख्या थी उसमें वो गलत साबित हुए। कांग्रेस को वहां पर 65 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि उसे 77 सीटें हासिल हुई। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें तो वहां पर पिछली बार एक तरह से एग्जिट पोल की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक आई थी। वहां पर बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की गई थी और तब बीजेपी को वहां पर 47 सीटें मिलने की बात पिछले विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने कही थी, और कांग्रेस को 22 सीटें मिलने की बात कही थी और बीजेपी को 44 सीटें मिली, जो तकरीबन जो एग्जिट पोल की भविष्यवाणी थी उसके नजदीकी थी। यानी हिमाचल प्रदेश में पिछली बार एग्जिट पोल की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रही थी। लेकिन फ्लॉप एग्जिट पोल का एक लंबा इतिहास है। 2004 की बात करें, जब इंडिया शाइनिंग और फील गुड के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा था, और तब एनडीए की जीत की सारी एग्जिट पोल भविष्यवाणी कर रहे थे। एनडीए को 240 सीटें मिलने की बात तब कही जा रही थी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसे केवल 187 सीटें ही मिली, और यूपीए जो सत्ता में आया था उसको 216 सीटें वहां पर हासिल हुई थी। इसी तरह पिछले साल जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर भी एग्जिट पोल फ्लॉप हुए। वहां पर बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी तमाम एग्जिट पोल ने की थी। 134 से 160 सीटें बीजेपी को मिलने की बात कही गई थी। टीएमसी को 128 से 156 सीटें मिलने की बात कही गई थी, लेकिन जब परिणाम आया तो टीएमसी को मिली 215 और बीजेपी को केवल 77 सीटें। इसी तरह बिहार का जो चुनाव हुआ था 2020 में, वहां पर भी एग्जिट पोल फ्लॉप हुए। तब महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की गई थी। 2 जो एग्जिट पोल हैं, एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य ने अनुमान लगाया था कि वहां पर जीत जो है महागठबंधन की होगी, लेकिन जब परिणाम आया तो एनडीए की जीत वहां पर हुई। इसी तरह से यूपी का चुनाव जो 2017 का हुआ था, तब बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी सारे एग्जिट पोल ने की थी, जो बात बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन अधिकतम केवल बीजेपी को 200 सीटें ही उसमें दी गई थी, लेकिन जब परिणाम आया तो बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और 325 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो इसीलिए सवाल बार बार उठता है कि एग्जिट पोल हो या फिर ओपिनियन पोल हो, ये वास्तविक नतीजों से कितना दूर और कितना पास रहते हैं। तो जो कल एग्जिट पोल आए हैं ये हिट होंगे या फिर फ्लॉप होंगे, इस बारे में जाहिर सी बात है कि 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन जो तरीका होता है और क्यों गलत साबित होते हैं एग्जिट पोल, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ना अमिताभ तिवारी राजनीतिक रणनीतिकार हैं और साथ ही
प्रोफेसर बद्री नारायण हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अमिताभ जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आपने भी इस चुनाव में कई सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल अपने देखे हैं, करे भी हैं। क्यों आप समझते हैं कि गलत साबित होते हैं या कई बार जो है बिल्कुल निशाने से ज्यादा चूक जाते हैं? देखिए, जनरली एग्जिट पोल्स जो है वो ओपिनियन पोल्स यानी प्री पोल सर्वे से तो बेटर होते हैं, क्योंकि वो वोटिंग के बाद आप करते हो सर्वे। और अगर आप देखेंगे तो अगर जनरली जो डायरेक्शन है वो सही बता पाते हैं, जैसा आपने कहा वोट शेयर और सीट शेयर शायद इधर उधर हो जाए। जब कंसेंसस होता है, जैसे आपने गुजरात 2017 का उदाहरण लिया, जब कंसेंसस है सर्वेज में तो जनरली डायरेक्शन वही आता है, भले ही सीटें इधर उधर हो जाए। इशू जब होता है जब कंसेंसस नहीं है कंपनीज में, जैसे अभी हिमाचल है। अभी हिमाचल में ज्यादातर सर्वे एजेंसीज कह रही हैं कि भाजपा जीतेगी, लेकिन एक सर्वे एजेंसी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है वो कह रही है कि कांग्रेस। देखिए, हमने ये भी देखा है कि क्लोज इलेक्शंस में भी गलत हुए हैं और वन साइडेड इलेक्शन में भी गलत होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो हम कहते हैं वो भारत में बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में जैसा हम जानते हैं कि कोई जातिगत सेंसस तो है नहीं। तो एक पर्टिकुलर सीट में क्या किस जाति के कितने वोट हैं ये डिटरमिन करना इतना आसान नहीं है। दूसरा, हमारे पास कोई सोशियो इकोनॉमिक डेटा नहीं है, यानी इस इनकम से इस इनकम से, यानी कि इनकम बेस्ड जो है हमारे पास डेटा वो भी अवेलेबल नहीं होता है। तो कई बारी आपका अगर सैंपल ही गलत होगा तो आपके नतीजे गलत आएंगे। तीसरा, एग्जिट पोल का रिजल्ट जो है वो उसी दिन देना होता है, जिस दिन वोटिंग हो रही है उसी दिन सैंपलिंग कर करके रिजल्ट बताना होता है। तो कई बारी जल्दीबाजी में गलत निर्णय आते हैं। और चौथा, मुझे लगता है कारण यह है कि चैनल्स कई बारी इसको फंड करने के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं देती। तो महंगी प्रक्रिया है पूरी। अगर एग्जिट पोल के, ओपिनियन पोल की बात करें तो शायद जितना बजट चाहिए उतना पूरा नहीं हो पाता। प्रोफेसर बद्री नारायण, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। जो बात अमिताभ जी ने कही है कि जातिगत आंकड़े नहीं है, इसके बावजूद भी हम कई एग्जिट पोल में, ओपिनियन पोल में देखते हैं कि फला जाति फला पार्टी को वोट दे रही है, फला जाति में इतने वोट परसेंट उस पार्टी को जा रहे हैं। ये सारे आंकड़े जो आते हैं, क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है? और क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि एग्जिट पोल जो है कई बार गलत साबित होते हैं? देखिए अखिलेश जी, जो ये आपने प्रश्न किया एकदम सही है कि ये जो जातियों के आंकड़े आते हैं इन पर पूरी तरह विश्वास करना ठीक नहीं है। एक तरह से अर्धसत्य की तरह होते हैं, और अर्धसत्य में कई बार अश्वत्थामा मरो हाथ वाला सवाल हो जाता है कि नरोवा कुंजरो वाला, तो उससे कभी भी कहीं प्रेडिक्शन नहीं आता है। दूसरी बात क्या है कि जातीय संरचना इतनी ज्यादा जटिल है भारत में। जैसे दलित लीजिए, दलित में ही उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियां हैं और उनमें हेट्रोजेनिटी होती है, बहुत सारे हेट्रोजेनियस कंपोनेंट होते हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक लेवल का, उनके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशनल अवेयरनेस का। तो उसके कारण क्या होता है कि हम उसको एक कैटेगरी में बांध देते हैं जो भी सर्वे करने लोग जाते हैं। और तीसरा क्या होता है कि जो मेथड है सर्वे का वो क्वांटिटेटिव मेथड है बेसिकली। क्वालिटेटिव बहुत थोड़ा होता है क्योंकि समय नहीं होता आपके पास। तो जो क्वालिटेटिव जो, और जनता इतनी स्मार्ट है कि आप सीधे जाके कुछ पूछिए तो सीधे उल्टा उत्तर देगी आपको, जो मन में होगा वो नहीं बताएगी, धीरे धीरे उसको खोलना पड़ता है। तो उसके लिए क्वालिटेटिव मेथड होना चाहिए, इसलिए क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव के साथ सप्लीमेंट करने की जरूरत होती है, जो हमारे सर्वे एजेंसी नहीं करती है। लेकिन आप प्रश्न कर सकते हैं इसके बावजूद कई सर्वे सफल क्यों होते हैं, वो एग्जिट पोल सफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक ट्रेंड्स को आप समझ सकते हैं। अगर आप ऐसे भी घूमें, कोई आप सर्वे न करें और अगर 5-7 लोग आप घूम जाएं क्षेत्र में, तो आपको एक लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कई बार ये कह दिया जाता है कि जनता खामोश है, कुछ बोलना नहीं चाह रही है। फिर कहते हैं कि किस पार्टी की लहर है ये भी पता नहीं लग पा रहा। फिर ये कहते हैं कि अगर लहर है भी तो उस लहर को वोट में तब्दील कैसे करेंगे? ये सारी बातें भी आती हैं अमिताभ जी चुनाव के दौरान। जी, 2 और बातें रह गई थी पिछली बार। इस सारे खेल का अजम्पशन ये है कि जिस वोटर से आप सवाल जवाब कर रहे हैं वो आपको सच बता रहा है। देखिए, किसी भी गांव में किसी भी बूथ पे अगर हम जाएं तो कुछ लोग ही बात करने वाले होते हैं और सारे एजेंसीज उनको ही पकड़ के सर्वे कर रहे होते हैं। तो कभी कभार वोटर भी इन एजेंसीज से मजे ले सकता है। और एक और कारण है, वो ये है कि बैकग्राउंड जो है, हम हर बार देखते हैं कि कुछ ना कुछ नई एजेंसीज आ जाती हैं और 2, 4, 5 साल में गायब हो जाती हैं। इनके पीछे कौन है? ये काफी ओपेक है ये सिस्टम।
कौन ओन करता है इन कंपनीज को, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जहां तक आप सीट शेयर, वोट शेयर टू सीट शेयर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, सीट बाय सीट पोलिंग या सर्वे बहुत कम एजेंसीज करती हैं। ये एक्सिस ने और चाणक्य ने ही शायद शुरू किया है। बहुत सारे एजेंसीज आज भी कॉलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जो पूरे स्टेट में कॉल करके एक वोट शेयर निकालते हैं और उसको हिस्टोरिकल वोट शेयर टू सीट शेयर का एक जो मल्टीपल है उसके बेसिस पे सीटों का प्रेडिक्शन करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई बारी सीटें गलत होती हैं और लेकिन वोट प्रतिशत सही होता है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। बहुत बड़ा रेंज भी है। अगर आप गुजरात देखेंगे। मैं माफी चाहता हूं तब जी, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है चर्चा के लिए। प्रोफेसर बद्रीनारायण, आपसे संक्षेप में अंत में समझना चाहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो ये हमेशा से कहा जाता है कि आप अगर चावल बना रहे हैं तो आप 2 या 3 चावल को निकाल के देखते हैं कि चावल पके हैं या नहीं पके हैं। तो शायद सर्वे की जो मेथोडोलॉजी है वो तो अमूमन कई सालों से, सदियों से यही होती आई है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जो चावल से समझने का, एक चावल से, उसके लिए एक खास तरह का समझदारी होनी चाहिए, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, और उसका जिसको हम लोग कहते हैं ना सूंघने की शक्ति। यानी चावल जब आप ऐसे करते हैं तो उसके साथ साथ स्मेल भी करते हैं कि चावल का सींचना सिर्फ दबा के नहीं पता चलता, उसके स्मेल से भी पता चलता है। तो ये जो एजेंसीज हैं ये वो काम भी ठीक से नहीं कर पाती हैं कि उसको सूंघ सके। उसके लिए खास तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए, उस सोशियो इकोनॉमिक डेटा, कल्चर, वहाँ की पॉलिटिक्स, और उस आधार पे फिर जो आपको नैरेटिव मिलेगा, जो आपको उस आधार पे आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं या आप अपना सर्वे ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन वो भी हम नहीं करते। तो ये सचमुच ये बहुत ही एक विचित्र किस्म का खेल जैसा है कि जिसमें आप फेंक देते हैं, कोई कई बार सफल होता है, इसको स्नोबॉल सैंपलिंग हम लोग कई बार कहते हैं। वो सैंपलिंग कई बार सही होता है, कई बार नहीं हो सकता है। तो ये एक खास किस्म से इस सिस्टम का दोष है। लेकिन इस सिस्टम को अगर ठीक से अच्छी संख्या में, अच्छी तरह से जो अगर उसको फंडिंग हो, ज्यादा रिसर्चर जाएं, फील्ड में काम करें, तो एक बहुत बढ़िया वो रिजल्ट देने की शक्ति इस मेथड से भी निकल सकती है। लेकिन इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि ये वेस्ट से आया हुआ मेथड है, इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्वालिटेटिव, यानी जीवन को समझने की जो भाषा है, क्वालिटेटिव रिसर्च से जो मिलती है, उससे जोड़ना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके लिए बद्रीनारायण, मेरे पास माफी चाहता हूँ, समय इतना ही। अमिताभ जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है। इससे पहले आज सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्र को बिना हंगामे के सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सरकार ने सत्र के दौरान विधायी कार्यों और इससे जुड़े महत्वपूर्ण काम को लेकर जानकारी भी दी। कल से शुरू हो रहा सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद की 17 बैठकें होंगी। बैठक के बाद सरकार ने कहा कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।